Hey, hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. My name is Saurabh Barawal and today's topic is issues related to direct and indirect farm subsidies. अब तक मैं 21 टॉपिक कवर कर चुका हूँ FCI से रिलेटेड, ये 22nd टॉपिक है. एज यूजुअल क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे मैं कंटेंट को कंपाइल करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ और आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर ICR, JRF, ASRB, NET, SRB, ARS, FCI या एनी अदर अपकमिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम, यू कैन ज्वाइन अवर प्रीमियम कोर्स जिसके लिए फ़ी होगी 1000 रुपी फॉर ईच, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा. उनके वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियोस लेक्चर की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को चेक भी कर सकें. अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. लास्ट टाइम जब FCI ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था तो मिस्टर अश्वनी कुमार ने वो एग्ज़ाम क्रैक किया था. अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ वो एग्ज़ाम क्रैक किया. उन्होंने एग्रीकल्चर एंड GK चैनल से कोर्स परचेज़ किया था और वो लास्ट तक हमसे जुड़े हुए थे और आज वो एज AGM वर्क कर रहे हैं FCI के अंदर. अगर आप भी FCI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा FCI का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं. सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं. पूरा ओवरव्यू लेते हैं पहले लेक्चर का कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, किस वे में पढ़ने वाले हैं. वो पता तो चल ही गया होगा. इश्यूज़ पढ़ना है बेसिकली, जो एक टॉपिक है FCI का कि इश्यूज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज़. पर हमें उससे पहले समझना पड़ेगा कि सब्सिडीज़ क्या होती हैं और गवर्नमेंट किस टाइप की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है और उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके इम्प्लीमेंटेशन से क्या इश्यूज़ आ रहे हैं या उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या इश्यूज़ हैं, क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है फार्म सब्सिडी के. उसके बाद MSP पढ़ेंगे, उसके बाद इसके इश्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो एक क्लासिफिकेशन है सब्सिडीज़ को लेके, जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को रेगुलेट करती है. उसने कुछ क्लासीफाई किया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैंने इसके अंदर कवर किया है. लेक्चर हल्का सा आज बड़ा होने वाला है, प्लीज़ आप ये लेक्चर को देखिए. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है FCI एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि UPSC के लिए भी. जो स्टूडेंट्स UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर. तो सब्सिडी एंड फार्म सब्सिडी पहले ये पढ़ते हैं. पहले सब्सिडी होती क्या है. अगर कोई मनी ग्रांट करते हैं किसी को, चाहे वो स्टेट प्रोवाइड कर रही हो या पब्लिक बॉडी प्रोवाइड कर रही हो किसी को भी, किस लिए, ताकि किसी कमोडिटी का प्राइस लोअर ला सके, तो उसको बोलते हैं सब्सिडी. आपको कुछ खरीदने जाना है और अगर गवर्नमेंट आपके लिए कुछ मनी ग्रांट कर रही है, आपके लिए कुछ डिस्काउंट कर रही है, तो उसको सब्सिडी बोलेंगे कि आपको वही चीज़ थोड़े कम प्राइस में मिलेगी, उसको बोलेंगे सब्सिडी. इसी तरह फार्म सब्सिडी क्या होती है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करती है फार्मर्स को या फिर एग्री बिजनेस को कि जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको कम किया जा सके सब्सिडी प्रोवाइड करके और इनकम को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके फार्मर की. अब इसके लिए डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे. सब्सिडीज़ कैसे स्टार्ट हुई थी वो देखते हैं कि ये किसकी रिकमेंडेशन में स्टार्ट हुई थी. फूड ग्रेन प्राइस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सब्सिडी स्टार्ट हुई थी 1964 में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया started the schemes of subsidy on purchase of various agricultural inputs to facilitate the farmer. तो फूड ग्रेन एंड प्राइस कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि वो जो इनपुट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के इनपुट्स हैं, उनके परचेज के ऊपर कुछ सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए. तो तब से ये सब्सिडी वाला सिलसिला चल रहा है. अब टाइप ऑफ सब्सिडी पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी. ये दो चीज़ें पढ़नी है. डायरेक्ट सब्सिडी आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट मतलब एक तरह से बिल्कुल कैश डायरेक्ट कैश प्रोवाइड करना, तो वो आ जाएगा डायरेक्ट सब्सिडी के अंदर. सब्सिडीज दैट आर डायरेक्टली प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एंड आर जनरली पेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट कैश, तो वो होती है डायरेक्ट सब्सिडी. जो डायरेक्ट फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है, कहा जाए तो बिल्कुल कैश की फॉर्म में, वो डायरेक्ट सब्सिडी होती है. द बेनिफिशरीज परचेज द प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस एंड द बेनिफिशरी इज सेपरेटली कंपनसेटेड फॉर द परचेज.
इस डायरेक्ट सब्सिडी डायरेक्ट सब्सिडी के दो केसेस हो सकते हैं। आइदर गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट कैश प्रोवाइड करे कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, और दूसरा कि वो प्राइस के ऊपर कुछ भी, मतलब ये ना हो कि सब्सिडी ना दिया गया हो, सेम प्राइस पे ले, पर उसके बाद सेपरेटली कंपनसेट किया जाए उस परचेज के लिए। तो इसके एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट सब्सिडी के? जो पीएम किसान स्कीम है, पहल इन एलपीजी, इंटरेस्ट फ्री लोन, अगर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी इंटरेस्ट फ्री, तो वो भी एग्जाम्पल है डायरेक्ट सब्सिडी का। जो फूड सब्सिडी है, एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट, तो आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है कि डायरेक्ट सब्सिडीज़ के एग्जाम्पल क्या है। ये पीएम किसान स्कीम होगी, पहल एलपीजी हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन तो हो जाएगा डायरेक्ट सब्सिडी। अगर कुछ लोन में कुछ वेवियर दिया गया है, कुछ लोन कम कर दिया गया है, तो वो आ जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर। फूड सब्सिडी, एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट, तो ये अच्छे से याद रखें। अब पढ़ते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट में क्या था, कैश डायरेक्टली प्रोवाइड किया जा रहा था। इनडायरेक्टली क्या होगा? इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज आर नॉट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश की फॉर्म में नहीं प्रोवाइड की जाएगी, बट सपोर्टिंग फार्मर्स इन एन इनडायरेक्ट मैनर, पर फार्मर को सपोर्ट किया जाएगा इनडायरेक्ट मैनर में। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग कैश डायरेक्टली टू द फार्मर टू बाय फर्टिलाइजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सब्सिडी, के फार्मर को कुछ कैश प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो डायरेक्टली अपनी मर्जी से कोई भी फर्टिलाइजर परचेज कर ले, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट सब्सिडी के अंदर। वेयर एज सब्सिडाइजिंग फर्टिलाइजर कंपनीज टू प्रोवाइड चीप यूरिया टू फार्मर अकाउंट्स टू इनडायरेक्ट सब्सिडी। और इसके अपोजिट में अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है फर्टिलाइजर कंपनीज को कि वो चीप रेट में यूरिया या फिर कोई अदर फर्टिलाइजर फार्मर्स को प्रोवाइड करें, इनडायरेक्टली हो रहा है ना, ये उसके एक कंपनी के थ्रू हो रहा है, उसको सब्सिडी मिल रही है फार्मर को, तो ये है इनडायरेक्ट, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट सब्सिडी। इसके अदर एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, जैसे चीप क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी, आपको लोन वगैरह मिल रहा है पर वो थोड़ा चीप इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे। फार्म लोन्स वेवियर, रिडक्शन इन इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन बिल के अंदर रिडक्शन। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डायरेक्ट रिलेट करता है इरिगेशन से, क्योंकि फार्म में इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली इरिगेशन में यूज़ होती है, अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो, अगर हम बिजनेस की बात ना करें तो। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल रिसर्च, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है एग्रीकल्चर रिसर्च में तो वो इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा दे रही है। इन्वायरमेंट असिस्टेंस के अंदर फार्मर ट्रेनिंग, फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ये भी एक इनडायरेक्ट सब्सिडी के अंदर आएगा। तो आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी के एग्जाम्पल क्या हैं। मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम। अब इसके बाद अदर टाइप ऑफ सब्सिडी, जैसे कि हमने इनपुट सब्सिडी, गवर्नमेंट ने 1964 में इनपुट्स के ऊपर सब्सिडी देना शुरू किया था। तो वो इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्टिलाइजर सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडी, पावर सब्सिडी, सीड सब्सिडी, और उसके बाद क्रेडिट सब्सिडी। कि फर्टिलाइजर सब्सिडी में क्या आएगा? पहले हम बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया फर्टिलाइजर्स की, फिर उसके बाद नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे। इसका जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, वो फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि एक फार्मर इसको 5,922.22 रुपये पर टन खरीदेगा, पर इसकी जो एवरेज कॉस्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वो है 17,000 पर टन, 17,000 पर टन। द डिफरेंस इज फुटेड बाय द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। जो इसका और इसका डिफरेंस है, ये सेंटर गवर्नमेंट अवेल करती है, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती है ताकि फार्मर्स को चीप रेट पे ये नीम कोटेड यूरिया मिल सके। अब नीम कोटेड की बात होगी। अब नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो अपना डीएपी हो गया, मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट, दूसरा हो गया एमओपी, मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास। ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर है। अगर आपको याद हो तो डीएपी के अंदर 46% फॉस्फोरस और शायद 16% नाइट्रोजन ये होता है, और म्यूरेट ऑफ पोटास के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, 60% पोटाशियम होता है। अब इनके लिए भी सेम यही है कि इनका प्राइस जो है 10,231 और 6,070 रख रखा है पर टन, और ये सब्सिडी के बाद है।
अगर हम एक फेमस जो हम फर्टिलाइज़र मोस्टली यूज़ करते हैं 10-26-26 NPK का, इसकी बात करें तो 8,380 पर किलोग्राम है। दे विल कोस्ट 22,186 करोड़ ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड। तो एक होता है रिकमेंडेशन रेट और एक हम यूज़ कर रहे हैं वो किस रेट से हैं। तो अभी इसके इश्यूज़ में ये पॉइंट बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे कि रिकमेंडेशन कितनी है और हम यूज़ कितना कर रहे हैं। रिकमेंडेशन है 8:3:1 और हम यूज़ कर रहे हैं 4:2:1, जिसके वजह से जो एडिशनल यूरिया यूज़ कर रहे हैं उसकी वो क्या है, वो उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, बस खर्चा बढ़ रहा है। पर सब्सिडी मिल रही है तो लोग ज़्यादा उसको ख़रीदने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो ये एक इशू है, ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नीम कोटेड यूरिया के ऊपर पॉलिसी बनी थी 2015 में, जिसको अपडेट कर दिया गया है। पहले समथिंग 35% तक एक वो था लिमिट के मिनिमम इतना तो एक फर्टिलाइज़र कंपनी को, यूरिया कंपनी को बनाना ही पड़ेगा नीम कोटेड, पर अब उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया है। कई जगह उसको 100% भी किया गया है। द गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र फर्म्स। जो डोमेस्टिक फर्टिलाइज़र कंपनीज़ है उनको एक मैंडेटरी तौर पे रूल बना दिया गया है कि जो नीम कोटेड यूरिया वो उन्होंने मिनिमम टोटल का 75% तो बनाना ही बनाना है, और कई जगह ही 100% भी है। अर्लियर ये 35% था। उसके बाद पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब देखिए ये इस टॉपिक से हल्का सा हटके है, पर मैंने इसको कवर किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे इसके साथ कवर करना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से पढ़िए। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है फॉर फर्टिलाइज़र वॉज इनिशिएटेड इन ईयर 2010। इसको सिर्फ सब्सिडी के तौर पे, जैसे मैंने PM किसान रखा था, ऐसे में सब्सिडी के तौर पे बस नाम लिख सकता था, पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्टार्ट किया गया था ईयर 2010 में। इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ने इम्प्लीमेंट की थी। गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अवेलेबल फर्टिलाइज़र यूरिया जो 21 ग्रेड्स का है एंड फॉस्फोरस एंड पोटासियम फर्टिलाइजर्स टू द फार्मर सब्सिडाइज प्राइस थ्रू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स। और इस सब्सिडी के अंडर में अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी डिसाइडेड ऑन एन एनुअल बेसिस। अंडर में एक फिक्स सब्सिडी डिसाइड की जाती है हर साल ऑन ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज फॉस्फेटिक एंड पोटासिक फर्टिलाइजर, और वो हर ग्रेड के पोटासिक और फर्टिलाइज़र के लिए अलग होती है। पर इसके अंदर कौन इंक्लूड नहीं होता है, एक्सेप्ट द यूरिया बेस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट प्रेजेंट इन देम। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं जो यूरिया बेस्ड हैं वो इस सब्सिडी के अंदर कवर नहीं होते हैं। इट इज़ लार्जली फॉर प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK सल्फर and micronutrients which are very important for crops growth and development। ये largely किन के लिए है, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है NPK और सल्फर, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये सब्सिडी है। इन इंडिया यूरिया इज ओनली कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर। इंडिया के अंदर सिर्फ एक यूरिया ही एक ऐसा कंट्रोल फर्टिलाइजर है एंड इज सोल्ड एट स्टैट्यूटरी नोटिफाइड यूनिफॉर्म सेल प्राइस, जो कि सेल किया जाता है स्टैट्यूटरी नोटिफाइड यूनिफॉर्म सेल प्राइस के ऊपर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है इरिगेशन सब्सिडी। अभी हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी पढ़ लिया है, सेकंड है इरिगेशन सब्सिडी। इरिगेशन सब्सिडी के अंदर द मोस्ट फेमस स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर दो फेमस स्लोगन है, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हर खेत को पानी किस लिए है, जिसका एम है एक्सटेंडिंग इरिगेशन कवर, के इरिगेशन कवर को एक्सटेंड करना, और एंड द अनदर वन इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका जो एम है वो है इम्प्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर यूज करने की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ठीक है, जो बेसिकली माइक्रो इरिगेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अंडर द प्रोग्राम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 55%, इस प्रोग्राम के अंडर में 55% तक सब्सिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। किसको? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को। पर यहीं अगर हम बात करें
अदर फार्मर्स के जो सेमी मार्जिनल हो गए या फिर लार्ज फार्मर्स होंगे, उनके लिए यही असिस्टेंस 45% तक सीमित है। उसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड वन इज पावर सब्सिडी। पावर सब्सिडी के प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, काफ़ी लंबा नाम है, पीएम कुसुम इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये स्कीम का एम क्या है? इट एंश्योर्स एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर इन इंडिया, कि ये एनर्जी की सिक्योरिटी करे कि सब फार्मर्स को इंडिया में एनर्जी मिले इक्वली। और इनका क्या एम है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्स से ये 2030 तक 40% एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दें। उसके बाद है द फोर्थ वन इज सीड सब्सिडीज। अब हमने 3 कवर कर चुके हैं सीड सब्सिडीज के ऊपर। फर्स्ट वन इज सीड विलेज प्रोग्राम। पूछ सकते हैं सीड विलेज प्रोग्राम के ऊपर कोई भी 4 पॉइंट दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी बात सीड विलेज प्रोग्राम के रिलेशन में सही है। तो वो है ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ सीड ऑफ वेरियस क्रॉप। इसके अंदर जो ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स है उनको इन्वॉल्व किया जाता है कि वो डिफरेंट क्रॉप्स के सीड प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ऑन मूवमेंट ऑफ सीड्स टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है ये अपने इधर के स्टेट्स के लिए ही नहीं है, ये मोस्टली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है। जो वो 6 सिस्टर जो है या फिर उत्तराखंड, ये सब ऐसे ऐसे इलाके नॉर्थ ईस्ट के, तो वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी बनाई गई है। उसके बाद है प्राइस सब्सिडी। अब जो इनपुट सब्सिडी था, इनपुट सब्सिडी के ये सारे पार्ट थे। इनपुट सब्सिडी के बाद है सेकंड प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी क्या होती है कि जो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एट विच एफसीआई प्रोक्योर्स फूड ग्रेन फ्रॉम फार्मर। एफसीआई जब फार्मर से जिस प्राइस के ऊपर फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है, माइनस में द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस, जो इसका डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे प्राइस सब्सिडी। मार्केट में उसका कितना प्राइस है और एफसीआई उसको कितने प्राइस पर प्रोक्योर कर रही है, इसको बोलेंगे प्राइस सब्सिडी। अब ये डिफरेंस किस लिए होता है? कई बार क्या होता है कि मार्केट में उसका प्राइस कम है पर उसकी वजह से कि फार्मर को ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए अब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोमिस करती है कि वो उसके ग्रेन्स को, वो उसके प्रोड्यूस को बाई करेगी ऑन आ फिक्स्ड प्राइस, और जो डिफरेंस होगा मार्केट प्राइस और उसके प्रोक्योरमेंट प्राइस का वो हो जाएगा प्राइस सब्सिडी, और जो प्राइस होगा प्रोक्योर करने का उसको प्रोक्योरमेंट प्राइस बोल देंगे। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी मतलब जैसे कि स्टोरेज वगैरह हो गया, ये सब सब्सिडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी होती है, मार्केट वगैरह के लिए। गुड रोड्स, स्टोरेज फैसिलिटी, पावर, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, ट्रांसपोर्ट ऑफ द टू द पोर्ट्स are vital for carrying out production and sale operations. These facilities are in domain of public goods, the cost of which are huge and whose benefit occurs to all the cultivators in a area. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि ये सारे फंक्शन अच्छी तरह से वर्क कर सके, ताकि फार्मर को अपने प्रोड्यूस को सेल करने में प्रॉब्लम ना हो, स्टोर करने में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है इंडिविजुअल फार्मर को भी, ग्रुप ऑफ फार्मर को भी, कंपनी को भी। उसके बाद हमने अभी ये सब्सिडीज़ पढ़ ली, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ ली, उसके बाद कुछ अदर सब्सिडीज़ भी पढ़ ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फार्म सब्सिडीज़, और ये कौन कौन सी है? इनपुट सब्सिडी, प्राइस एंड इनकम सपोर्ट सब्सिडी पॉलिसीज़, फूड सब्सिडी, डायरेक्ट पेमेंट, वेयर हाउस रिसिप्ट्स, अच्छे से पढ़ेंगे वेयर हाउस रिसिप्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस अभी जैसा पढ़ा है इससे ही हल्का सा थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल ट्रेड रेगुलेशंस। तो ये सारी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो फार्म सब्सिडीज़। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। Instrument is defined as something which is the manager or actor can change or manipulate in order to produce a desired effect. Instrument वो
चीज़ें होती है जिनको मैनेजर या फिर जो एक्टर जो वर्क कर रहा है वो उनके अंदर थोड़ा सा फेर बदल भी कर सकता है अपने अकॉर्डिंग कुछ डिजायर्ड इफेक्ट लाने के लिए। वो सब इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि फर्स्ट वन इज इनपुट सब्सिडी। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉलिसी इज सब्सिडी गिवन टू फार्मर्स ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट है वो है कि फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है एग्रीकल्चरल इनपुट्स के ऊपर। सब्सिडीज ऑन फर्टिलाइजर, पावर, इरिगेशन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टोटल सब्सिडीज गिवन टू द फार्म सेक्टर। अब इनपुट सब्सिडी की कुछ मतलब कमियां ऐसी ऐसी कुछ पढ़ते हैं। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट इनपुट सब्सिडी एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हैज बिकम क्वेश्चनेबल ऑन इन्वायरमेंट। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो सब्सिडी है, जो इनपुट सब्सिडी है, इसकी वजह से क्वेश्चंस उठने लग जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को लेके। कैसे? इक्विटी एंड एफिशिएंसी ग्राउंड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल कैसे? इरिगेशन सब्सिडी प्रोमोट्स एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन। अगर इरिगेशन के ऊपर सब्सिडी दी गई है तो उससे क्या है, फार्मर थोड़ा सा एक्सेसिव इरिगेशन करने लग जाता है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होना आम बात है। उसके बाद सॉइल सैलिनिटी प्रॉब्लम आने लग जाती है, जिसकी वजह से अगेन हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी सॉइल की कंडीशन खराब होती है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी सेम वही काम होगा। फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी गई है, अगर ज़्यादा सब्सिडी दी गई है तो फार्मर्स फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ करने में हिचकिचाएंगे नहीं और वो ओवर यूज़ कर लेंगे, जिसकी वजह से अगेन हमारी सॉइल को इफेक्ट पड़ेगा। और सॉइल को ही नहीं, वाटर बॉडीज पोल्यूट होगी और इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद है प्राइस एंड इनकम सपोर्ट पॉलिसीज। तो आप सपोर्ट पॉलिसीज से एमएसपी इसको तो रिलेट कर ही सकते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट कैन बी यूज टू अचीव मल्टीपल पॉलिसी गोल्स इंक्लूडिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन। इस पॉलिसी से काफ़ी सारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंक्लूडिंग प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस का स्टेबलाइजेशन करना, इनकम को सपोर्ट करना। नोट दैट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद इट्स प्राइस। हमें ये पता है कि प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसके प्रोडक्शन के। अगर प्राइस ज़्यादा होगा किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोड्यूस का, किसी भी क्रॉप का, तो फार्मर उसको ही प्रीफर करेगा ग्रो करना। Therefore, one of the most effective way of enhancing the production of the crop, example wheat, is raising its price। तो मोस्ट इफेक्टिव वे कौन सा है कि अगर आपको किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मोस्ट इफेक्टिव वे है कि उसका प्राइस बढ़ा दो, तो फार्मर उसको ग्रो करेगा ताकि उसको मोर बेनिफिट हो। इन इंडिया, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, CCEA और CACP अभी बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे। रिकमेंडेड द MSP फॉर वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। CACP क्या करता है कि ये रिकमेंड करता है MSP वेरियस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के ऊपर। ये सिर्फ रिकमेंड करता है, ये याद रखिए। द MSP पॉलिसी वॉज इनिशिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स, procure the food grains for maintaining the food security, provide incentives for diversification of agriculture। तो सपोर्ट प्राइस की बात की तो MSP की बात करेंगे, MSP की बात हुई तो CACP की बात होगी। CACP क्या करता है, ये रिकमेंड करता है MSP को डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो फार्मर्स के लिए एक रेम्यूनरेटिव प्राइस सेट हो जाएगा कि, और प्रोक्योरमेंट के लिए भी ये हो जाएगा कि इतने पे प्रोक्योर होना ही चाहिए, मार्केट में इतना प्राइस होना ही चाहिए, और क्रॉप्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी बना रहेगा। वैसे तो ये एक इशू है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद है मेन प्राइस और इनकम सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट। अब इस इंस्ट्रूमेंट के भी कुछ सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि MSP जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस एंड अनोदर वन इज मार्केट इंटरवेंशन प्राइस। आपको इन दोनों का पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छी टर्म्स हैं और डिफरेंस भी पता होना चाहिए। बफर स्टॉक ऑपरेशंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो अब पढ़ते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हमने पढ़ लिया है, अब है एक्सपोर्ट प्राइस। यूजिंग MEP गवर्नमेंट
disallow the export of particular commodity below specific price। तो ये वो प्राइस है जिसके नीचे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है किसी भी कमोडिटी को एक्सपोर्ट करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी इज प्राइमरली टू चेक द डोमेस्टिक प्राइस राइज एंड ऑगमेंट द सप्लाई विद डोमेस्टिक मार्केट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट में उसके प्राइस को चेक करना और उसको मेंटेन रखना। इट इज़ जनरली यूज्ड एज टेम्परेरी मेजर्स एंड हेल्प्स द फार्मर एंड एक्सपोर्टर टू रियलाइज बेटर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये बेसिकली एक टेम्परेरी मेजर है, पर फिर भी ये फार्मर और एक्सपोर्टर को एक आइडिया देता है एक प्राइस का कि इस प्राइस पे इससे ऊपर ही एक्सपोर्ट हो सकती है, इससे ऊपर ही आप भेज सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो भी है। उसके बाद है गवर्नमेंट जनरली अप्लाइज MEP ऑन प्राइस सेंसिटिव कमोडिटीज सच एज अनियन, पल्सेस, राइस, एडिबल ऑयल्स। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि गवर्नमेंट किन के ऊपर मोस्टली MEP अप्लाई करती है, तो वो है प्राइस सेंसिटिव कमोडिटीज। जैसे कि आपको पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस सेंसिटिव कमोडिटी इज द अनियन एंड द अनदर वन इज पल्सेस। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एडिबल ऑयल्स और राइस। एडिबल ऑयल्स की बात करें तो इस साल जो मस्टर्ड ऑयल है उसने हद पार कर दी है, दुगना तिगना प्राइस हो गया है। तो आप देख ही सकते हो कि सेंसिटिव कमोडिटीज़ है, प्राइस सेंसिटिव। उसके बाद है MEP डिसीजंस, इम्पोजिशन, रिमूवल और टेकन बाय। ये MEP के डिसीजन के उसको इम्पोज करना है, उसको रिमूव करना है, ये कौन डिसीजन लेता है? यूनियन कैबिनेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर यूनियन कैबिनेट। काइंडली नोट दैट द लीगल बैकिंग ऑफ फॉर MEP कम्स फ्रॉम फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से मतलब ये काफ़ी एक लिंक वे है। जैसे कि हम WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही है कि कुछ रूल रेगुलेशन होता है। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, इसके अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें डिसाइड की जाती है। मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम MIP, जिसको बोलते हैं MIP, ये किसे? इज अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म implemented by central government on request of state government for procurement of perishable and horticultural commodities। तो मैंने इसलिए कहा था आपको कि MEP और MIP को अच्छे से ध्यान से पढ़े। तो MEP हमने पढ़ा एक्सपोर्ट के लिए था, MIP किस लिए है? जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है और हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज हैं, इनके लिए MIP स्कीम लाई गई है और जिसके लिए प्राइस फिक्स किया जाता है। In events of fall in market price, the scheme is implemented when there is a least 10% increase in production or 10% decrease in ruling rates over the previous normal year। ये स्कीम तब इम्प्लीमेंट की जाती है जब आइदर मिनिमम 10% इंक्रीज हो जाए प्रोडक्शन में और 10% डिक्रीज हो जाए प्रीवियस ईयर के कंपेयर में। उसके बाद बफर स्टॉक की बात करते हैं। बफर स्टॉक, द गवर्नमेंट मेंटेन्स बफर स्टॉक। बफर स्टॉक वो होता है कि जब अगर कुछ ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आए, जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक की कंडीशन है जहाँ पे लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टाइम पे ये बफर स्टॉक काम आता है। द गवर्नमेंट मेंटेन्स बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, मेनली राइस एंड व्हीट and other commodities like pulses procured by its agencies via MSP or other procurement schemes to check the sudden price rise commodities and any such other contingencies। कुछ भी अनयूजुअल सिचुएशन आ जाती है, आइदर प्राइस एकदम से ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर कमी आ गई है किसी चीज़ की, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है, तो उस टाइम के लिए बफर स्टॉक रखा जाता है और वो भी प्रोक्योर किया जाता है जो FCI जैसी जो एजेंसीज हैं MSP के ऊपर। उसके बाद है अनदर वन इज इम्पोर्ट मेजर्स। गवर्नमेंट इम्पोजेस टैरिफ्स, कोटा, state trading and monitoring agencies as important import measures to provide indirect subsidies. Many a time government imposes import duties on farm products to protect farmer by preventing
फ्लडिंग ऑफ चीप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। इंपोर्ट मेजर्स के अंदर क्या आता है कि कुछ टैरिफ लगाना, लगान लेना या फिर कुछ छूट देना, सब्सिडी देना, इनडायरेक्टली हेल्प करना फार्मर को, ताकि फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम कुछ इंपोर्ट कर लें काफ़ी चीप क्वालिटी का, तो ऐसे कुछ मेजर्स रखे जाते हैं, कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। उसके बाद है एक्सपोर्ट मेजर्स। अभी तक इंपोर्ट मेजर था, एक्सपोर्ट मेजर्स। दिस इंक्लूड मेजर्स टू इंक्रीज फार्म एक्सपोर्ट्स। ये वो मेजर्स हैं, ये वो एक्टिविटीज़ हैं या जो पॉलिसीज़ हैं जिनसे हम अपने फार्म के एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। द की इंस्ट्रूमेंट अंडर दिस इंक्लूड्स एग्री एक्सपोर्ट जोन, incentives and price support on farm export and establishment of various promotional councils। एक्सपोर्ट मेजर्स के अंदर ये प्रमोशनल काउंसिल्स आ जाती है और सपोर्ट ऑफ फार्म एक्सपोर्ट के लिए प्राइस सपोर्ट आ जाता है, एग्री एक्सपोर्ट जोन्स आ जाते हैं। ये सब हेल्प करते हैं ताकि हम अपने एक्सपोर्ट को इम्प्रूव ज़्यादा कर सके, बढ़ा सके। अब आ जाता फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरा वही है। गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन फूड ग्रेन्स टू द कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। Although food subsidy is targeted for poor people to ensure their food security, it can also be used to increase the farm income. If issue price of food grains crops are lower due to heavy food subsidies, it would generate more demand for food grains, indirectly benefiting the growers. वही है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ग्रोवर भी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और मेनली ये किन के लिए, पुअर पीपल्स के लिए, जिनके लिए फूड की सिक्योरिटी करनी है। डायरेक्ट पेमेंट हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में ही, शायद DBT था उसका नाम, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। हाँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द टू द फार्मर्स में बी अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, प्रोटेक्ट फार्म इनकम, कंजर्व द सोइल। डायरेक्ट पेमेंट्स आर गिवन टू द फार्मर टू अचीव द मल्टी फंक्शनैलिटी। डायरेक्ट पेमेंट इसलिए दी जाती है ताकि वो मल्टी फंक्शंस में उसका यूज़ कर सके फार्मर। अगर उसको किसी चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी तो वो बस उसी चीज़ के लिए सब्सिडी होगी, वो कहीं और रिक्वायर्ड वे में उसको रिक्वायर्ड चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव, दे आर डिज़ाइन टू मेंटेन द एग्रीकल्चरल आउटपुट्स विद इन द प्री डिफाइंड आउटपुट कोटा। ये सब प्री डिफाइंड आउटपुट कोटा होता है जिसके अंदर ये सब्सिडीज दी जाती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाता है। वेयर हाउस रिसिप्ट्स। अब वेयर हाउस रिसिप्ट्स का क्या फ़ायदा है, ये एक अच्छी टर्म है, इसको अच्छे से समझे। जो वेयर हाउस रिसिप्ट्स हैं वो यूज़ की जाती है एज अ इंस्ट्रूमेंट, और कहाँ पे वो बैंक्स में यूज़ की जाती है या फिर किसी भी एजेंसी में यूज़ की जाती है, ताकि क्रेडिट में, लोन लेने में, किसी भी चीज़ के लिए हेल्प मिल सके। अब इसको पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंट सपोर्ट टू मार्केट ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, वो सब हो गया। कमर्शियल बैंक्स रीफाइनेंस्ड क्रॉप्स थ्रू वेयर हाउस रिसिप्ट। जो कमर्शियल बैंक हैं वो रीफाइनेंस करते हैं क्रॉप्स थ्रू वेयर हाउस रिसिप्ट के द्वारा। अगर कोई वेयर हाउस रिसिप्ट दिखाता है कि मेरी ये कमोडिटी, मेरा ये प्रोड्यूस, इतना प्रोड्यूस इस वेयर हाउस में स्टोर है, तो कमर्शियल बैंक्स उसको इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं। द इंटरवेंशन एजेंसीज यूज अ सिस्टम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो इंटरवेंशन एजेंसीज होती हैं वो भी सेम इसी तरह काम कर सकती है। वेयर बाय द फार्मर्स, पब्लिक वेयर हाउस बायर्स एंड बैंक एक्टेड एज पार्टिसिपेंट इन ट्रांजेक्शन। और ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है इसके अंदर बायर्स, पब्लिक वेयर हाउस, बैंक, ये सब एक पार्ट प्ले करते हैं। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, जैसे कि स्टेट इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड पास्चर लैंड डेवलपमेंट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। जो वाटर मैनेजमेंट हो गया, सोइल प्रोटेक्शन हो गया, लैंड डेवलपमेंट हो गया, पास्चर लैंड डेवलपमेंट हो गया, इरिगेशन में इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट, वो सब आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर। इन एडिशन जनरल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूसर्स आइदर फ्री
or at subsidized costs include research, training, extension service, inspection services and pest and disease control services। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर ही आ जाती है कि पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज आ गई, या फिर किसी तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड आ गई, या फिर किसी तरह की रिसर्च हो गई, किसी तरह का एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड किया गया, इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड किए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आ जाएगा। तो अच्छे से याद रखें कि कौन कौन सी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में आती है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मेक्स द डोमेस्टिक गुड्स इंक्लूडिंग agricultural products cheaper in the international market and thereby improves the export competitiveness। अगर जो वैल्यू है हमारी करेंसी की वो कम है अदर कंट्रीज की करेंसी की कंपेयर में, तो जो हमारा जो गुड्स होंगे, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी जो प्राइस होगा, उसका जो प्राइस होगा उसका वो काफ़ी चीप होगा, जिसकी वजह से काफ़ी कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इट मेक्स एंड द इम्पोर्ट कॉस्टलियर। और इसके अनोदर हैंड अगर इसके अपोजिट सोचे तो अगर हमें कभी इम्पोर्ट करना पड़ा तो हमारे लिए कॉस्टलियर होगा, वो हमारे लिए कॉस्टली होगा। दस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। और जिसकी वजह से जो फ्लो है, इंपोर्ट का जो फ्लो है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। उसके बाद है एग्रीकल्चरल ट्रेड रेगुलेशंस। द ट्रेड रेगुलेशन कंप्राइज कोटाज, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज अप्लाइड टू इंपोर्ट्स और exports to increase or decrease amount trade interventionally and thus increase or reduce domestic price। अब एग्रीकल्चरल ट्रेड रेगुलेशन में आप क्या समझ सकते हैं? रेगुलेशन मतलब उसको रूल रेगुलेशन जो होता है उसको बैलेंस करना एक तरह से। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटीज़ लगाना, सब्सिडीज़ देना, कोटा देना, किसी के प्राइस को बढ़ाना, कम करना, उसके ऊपर कुछ टैरिफ लगाना, ये सब रेगुलेशन में आ जाएगा। एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो रेगुलेटेड टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई इन डोमेस्टिक मार्केट। और ये जो एग्रीकल्चर ट्रेड रेगुलेशन है ये भी इंश्योर करती है कि एक्सपोर्ट्स वर ऑल्सो रेगुलेटेड टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई हो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। उसके बाद है एमएसपी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी इज अ प्राइस विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड गारंटी मिनिमम फ्लोर प्राइस दैट फार्मर मस्ट गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द क्रॉप्स फॉल डाउन बिलो द एमएसपी। तो एमएसपी वो रेट है जिस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फार्मर्स से, और इसकी कंडीशन तब आती है कि जब मार्केट में उसी कमोडिटी का प्राइस गिर गया हो, पर अब गवर्नमेंट ने एमएसपी रखी है तो गवर्नमेंट की ये बनाई इसलिए गई है कि फार्मर को लॉस ना हो अगर फ्यूचर में उस कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है तो। उसके बाद एमएसपी ऑफ वेरियस क्रॉप्स अनाउंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आईबीपीएस में आ चुका है कि कब अनाउंस किया जाता है एमएसपी। तो वो किया जाता है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्रॉप सीजन्स। जैसे कि अब खरीफ जो है उसके लिए जून में किया जाता है, और जो रबी है वो शायद सितंबर में किया जाता है, हाँ शायद नहीं पक्का। उसके बाद इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फार्मर्स एन assured price for their crops and motivating them to adopt advanced technology to increase production, the Agricultural Price Commission was set up in 1965, renamed as Commission for Agriculture Cost and Price, जिसको CACP रीनेम कर दिया गया जिसका। और इसका रिकमेंडेशन किसका था? LK झा कमेटी। तो एमएसपी के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी। अब एमएसपी में कौन कौन सी क्रॉप्स और कितनी क्रॉप्स इंक्लूड है, तो वो है अपडेटेड 24 कमोडिटीज़, जिसके अंदर 7 सीरियल्स आ जाती है, 5 पल्सेस आ जाती है, 8 ऑयल सीड्स आ जाते हैं और कुछ कैश क्रॉप्स आ जाती हैं। अब जो CCEA है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर Shri Narendra Modi, has approved the increase in minimum support price for all mandated Rabi crops for marketing season 2021-2022. This increase MSP is line with recommendation of स्वामी नाथन कमीशन। ठीक है,
तो 2021-2022 में हर साल ऐसा होता है कि प्राइस जो एमएसपी होती है वो थोड़ी सी बढ़ के आती है। तो वही किसके रिकमेंडेशन पे होती है? स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन पे, और सीसीईए ने ये फाइनल कर दिया है। उसके बाद अब ये 2021-2022 की रबी के लिए आई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रबी क्रॉप्स के लिए, और ये आई थी सितंबर में। और ये कुछ बता रखी है कि किसके अंदर हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, वो हुआ है लेंटिल के अंदर, वो है 300 पर क्विंटल रुपीज़। और ये वीट, बार्ले, ग्राम, ये सब दे रखा है। इंक्रीज एमएसपी सबसे ज़्यादा किस में हुई है? ये रहा अपना लेंटिल, मसूर। और सबसे ज़्यादा रिटर्न ओवर कॉस्ट किस में है? सबसे ज़्यादा है अपने वीट के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखें, पूरा ये अच्छे से पढ़ें। उसके बाद है इश्यूज़ रिलेटेड टू एमएसपी। एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं? वो है, एक तो एमएसपी है अनइक्वल एसेस, के एमएसपी का अनइक्वल एसेस है। जैसे मेनली तो एमएसपी किसके ऊपर हम देखते हैं, तो वीट और राइस, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जो यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और उसके बाद हरियाणा हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, यही 4-5 ऐसे स्टेट्स हैं जो वीट और राइस के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद और यही वो स्टेट्स है जिनके अंदर एमएसपी थोड़ा अच्छे से वर्क कर रही है, नहीं तो और बाकी स्टेट्स में तो सिर्फ कागजों में एमएसपी है। चलो ये बातें बाद में करते हैं, पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। एमएसपी है अनइक्वल एसेस, तो ये ज़्यादा फोकस कर रही है वीट और राइस के ऊपर, पर जो अदर क्रॉप्स है जैसे होगा कॉर्न अपना, जैसे वेजिटेबल्स होंगे, जिसके बाद पल्सेस होगी, इनके ऊपर इनका इतना फोकस है ही नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स है वो वीट और राइस प्रोडक्शन पे ही फोकस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी आ रही है, जिसकी वजह से ये कम प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से प्राइस हाइक हो जा रहा है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब जैसे 2/3 है वो प्रोक्योर कर लिया गवर्नमेंट ने, पर ये हर जगह नहीं है, ये कुछ चुनिंदा स्टेट्स है जहाँ पे है, बाकी स्टेट्स में बुरे हालत हैं। प्रोक्योरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एक्सेस स्टोरेज, अब स्टोरेज कितनी करती हैं? 2/3 लगभग स्टोर कर लेते हैं, जितना प्रोड्यूस हो रहा है इन 5 स्टेट्स में, इसका 2/3 ये स्टोर कर लेते हैं, पर नेक्स्ट ईयर में फिर से इन्हें स्टोर करना है, तो उसके लिए स्टोरेज भी कम पड़ती जा रही है। और जो 1/3 बचता है मार्केट में, ओपन मार्केट जिसको बोलते हैं, ओपन मार्केट, 2/3 कर लिया एफसीआई ने, तो एफसीआई ने अपने गोडाउन्स में वो सेटल कर लिया, और जो 1/3 बचा है वो ओपन मार्केट में आ गया। 1/3 मतलब कम ओपन मार्केट में आया, जिसकी वजह से प्राइस हाइक होते हैं। एक्सेस स्टोरेज, उसके बाद मार्केट डिस्टोर्शन का यही रीज़न है, 1/3 होके ओपन मार्केट में कम प्रोड्यूस आना, कम प्रोड्यूस प्राइस हाइक होना। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाना, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम वही है कि वीट और राइस पे ही सब लगे हुए हैं, अदर क्रॉप्स पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। अब डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के ऊपर 6 इश्यूज़ हैं। जैसे पहला है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज़। जो इशू है डायरेक्ट सब्सिडी का, वो पहला रूरल एरियाज़ के बारे में देखें तो क्या है कि रूरल एरियाज़ में इतना फ्रीक्वेंटली एटीएम्स वगैरह पास नहीं है, तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो ईजिली जाके एटीएम से पैसे कलेक्ट करें और यूज़ करें। द चांस दैट फार्मर्स कैन यूज़ द मनी फॉर नॉन फार्म अनप्रोडक्टिव नीड्स। अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि फार्मर नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों में उस मनी को यूज़ कर लें, अगर उसको डायरेक्ट इन हैंड कैश दिया जा रहा है तो। मोर मनी इन हैंड्स ऑफ द पब्लिक में लीड्स इन्फ्लेशन। अगर पब्लिक के हाथ में डायरेक्ट सब्सिडी के तौर पे पैसे दे दिए जाते हैं तो उसकी वजह से मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। उसके बाद मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, और जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेन इश्यूज लाइक मार्केट रिफॉर्म्स एंड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर रिमेन्ड अनएड्रेस्ड। जो मार्केट रिफॉर्म है और इनोवेशन है, इनके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं करेगा। एग्रीकल्चर रिमेन्ड अनएड्रेस्ड। इश्यूज विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। अगर हम डायरेक्ट सब्सिडीज़ की बात करें तो इसके लिए उसके बैंक में डायरेक्ट भेजने पड़ते हैं पैसे, तो इसके लिए उस डायरेक्ट भेजेंगे तो उसके लिए बेनिफिशरी कौन है, क्या कोई फेक बेनिफिशरी तो नहीं है। जैसे घोस्ट अकाउंट जिसको बोलते हैं, GHOST, घोस्ट अकाउंट एक चीज़ होती है कि
ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं इस धरती पे, इस अर्थ पे, पर उसका अकाउंट है, उसका बैंक है और उसके अंदर पैसे भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो होते हैं घोस्ट अकाउंट। तो इस केसेस में जो पैसा है, जो सब्सिडी मिल रही है, जो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके ऊपर कुछ घपला होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो इशू विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सब्सिडीज़ के केस में। उसके बाद इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ की बात करें तो सब्सिडीज़ लाइक एमएसपी, जो एमएसपी को जिस हम सब्सिडी की कैटेगरी में रख सकते हैं इनडायरेक्ट के केस में, सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर विद डिसऑर्डर्ड क्रॉपिंग पैटर्न, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एमएसपी है, मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये सीरियल सेंट्रिक है, ये सिर्फ वीट और राइस प्रोड्यूस को ही सेंटर में रख के मेन चलता है, और अदर जो क्रॉप्स हैं उनको इतना एसेसिबिलिटी नहीं दिया गया है एमएसपी के अंदर। जो पल्सेस हो गया, जो वेजिटेबल हो गया, या फिर हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें तो उनके अंदर एमएसपी का कोई इतना बड़ा रोल है ही नहीं, जिसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो फार्मर्स उसी चीज़ को उगाएंगे जिसके अंदर सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, या फिर जिसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जिसके अंदर उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी कि अगर वो उगाएंगे तो उनकी जो प्रोड्यूस है उसका सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो सीरियल्स के अंदर राइस और वीट ही ग्रो करेंगे, और जिसकी वजह से वही ग्रो करते रहेंगे। तो नंबर एक बात, क्रॉपिंग पैटर्न खराब हो जाएगा। नंबर दो बात, अगर सेम क्रॉप हम काफ़ी सालों तक ग्रो करते रहेंगे तो डिजीज़ और पेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद प्रोवाइडिंग सब्सिडीज़ इन पावर, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, अगर हम पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इरिगेशन के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, और सब्सिडी कुछ इतनी दे रहे हैं कि जिसकी वजह से एक्सेसिव यूज़ कर रहा है फार्मर। अगर वो इरिगेशन का एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा, फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सोइल एंड वाटर बॉडीज़ का पोल्यूट होना आम बात है अगर वो एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज रिजल्टिंग इन डेजर्टिफिकेशन, और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का कुछ इतना एक्सेस में यूज़ कर लेंगे तो डेजर्टिफिकेशन होना अल्टीमेट आम बात हो जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब का, तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स काफ़ी बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है। उसके बाद है इनडायरेक्ट सब्सिडीज आर मर्ड विद करप्शन एंड लीकेज ड्यू टू इंटरमीडिएटरीज। इनडायरेक्ट सब्सिडीज की जो एक बहुत ही बड़ी इशू है इनडायरेक्ट सब्सिडीज के इम्प्लीमेंटेशन में, वो है करप्शन, लीकेज। वो किस वजह से होती है, वो होते हैं इंटरमीडियरीज की वजह से हैं, जो सब्सिडी को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे भेजते हैं, तो वहाँ पे करप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। बेनिफिशरीज अभी जो पढ़ाया था वो यही है कि ऐसे अकाउंट होते हैं जिनके अंदर सब्सिडी उनके लिए जा रही है, पर वो एक्चुअली वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता इस अर्थ के ऊपर, पर उसका बैंक अकाउंट है, उसके लिए सब्सिडी भी जा रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये सब करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ की बात करें। प्रेशर फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिड्यूस सब्सिडीज़। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रेशर होता है इंटरनेशनली कि आप इतनी सब्सिडीज़ मत दीजिए, अगर आप इतनी सब्सिडीज़ देंगे तो जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए जो WTO है उसने सब्सिडीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जो हमारी इंडियन सब्सिडीज़ है वो काफ़ी सारी सब्सिडीज़ ऐसी है जो एम्बर बॉक्स के अंदर आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, इनका क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, द गवर्नमेंट इज पावर कैन प्रोवाइड सब्सिडीज टू फॉर मियर पॉलिटिक्स माइलेज। और अगर सब्सिडीज़ ऐसे चलती रही, अगर इसका कोई अनोदर वे नहीं निकाला गया, तो ये एक वोट बैंक के लिए भी यूज़ होने वाली चीज़ है कि गवर्नमेंट अपने वोट बढ़ाने के लिए इन सब्सिडीज़ का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद जो WTO मैंने बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से सुनिएगा। WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, ये एम करता है कि रिमूव करें ट्रेड बैरियर्स को, प्रोमोट करें ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस को एंड इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट्स को, कि जो बैरियर्स हैं ट्रेड के अंदर उनको रिमूव करें और प्रोमोट करें कि एक ट्रांसपेरेंट मार्केट एक्सेस हो और इंटीग्रेशन हो ग्लोबल मार्केट्स का।
द मेन पिलर्स ऑफ द एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के मेन पिलर्स कौन से हैं? नंबर 1 डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, और दूसरा है मार्केट एसेस, एंड थर्ड वन इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो अब पढ़ते हैं। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के अंदर क्या आता है? कॉल्स ऑफ रिडक्शन इन डोमेस्टिक सब्सिडीज दैट डिस्टोर्ट फ्री ट्रेड एंड फेयर प्राइस एज पर द aggregate measurement of sport AMS is to be reduced by 20% over a period of 6 years for developed countries, और इसको 13% तक घटा दिया जाता है for 10 years in developing countries के अंदर। जिन कमोडिटीज़ के ऊपर सब्सिडीज़ इतनी होती है कि वो काफ़ी उसका प्राइस कम कर दे, या फिर उसको फेयर प्राइस जो उसका है वो काफ़ी रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट डिसऑर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए एक डोमेस्टिक एक्सपोर्ट AMS ने एग्रीगेट मेजरमेंट के थ्रू 20% रिड्यूस कर दिया गया है उन सब्सिडीज़ को 6 सालों तक, और 13% रिड्यूस कर दिया गया है 10 सालों तक। किन किन के अंदर? जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर। अब जो WTO ने सब्सिडीज़ को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया वो पढ़ते हैं। पहला है ग्रीन, एंड सेकंड वन इज एम्बर, एंड द थर्ड वन इज ब्लू बॉक्स। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स वो होते हैं जो कि किसी भी तरह से ट्रेड को नुकसान नहीं दे रहे हैं। डू नॉट डिस्टोर्ट द ट्रेड एंड शुड नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। दीज आर अलाउड विदाउट लिमिट्स, ये बिना किसी लिमिट्स के लिए अलाउ किए जाते हैं, और ये ट्रेड को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि PM किसान फॉर द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट, ये एक ऐसी सब्सिडी है, एग्जाम्पल है, जो कि ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है। एम्बर बॉक्स कौन से होते हैं? ऑल गवर्नमेंट मेजर दैट आर कंसिडर्ड टू डिस्टोर्ट ट्रेड एंड प्रोडक्शन, सब्सिडीज दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन क्वांटिटीज। वो सब्सिडीज जो डायरेक्टली रिलेट करवाती है प्रोडक्शन क्वांटिटी को, और जो मार्केट ट्रेड को, प्रोडक्शन को किसी न किसी तरह से डिसऑर्ट कर सकती है, जैसे कि MSP है। तो हमें ये याद रखना है ज़रूर कि ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है PM किसान स्कीम, एंड द एम्बर बॉक्स के अंदर आता है MSP। द थर्ड वन इज ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज विद कंडीशंस डिजाइन टू रिड्यूस डिसऑर्शंस। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज कौन सी होती है? अगर जो एम्बर सब्सिडीज है उनको किसी कंडीशंस के तहत रखा जाता है तो वो सारी ब्लू बॉक्स के अंदर आ जाती है। जो सेकंड पिलर है वो मार्केट एसेस है। इट एंश्योर द टैरिफ्स आर फिक्स्ड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज टू अलाउ फ्री ट्रेड एंड ऑल्सो टू रिमूव द नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू टैरिफ ड्यूटीज। Export subsidy, the phase out export subsidy by all the countries are agreed under the Nairobi package of WTO। पिलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, जो इम्पोर्टेंट था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडीज बाय WTO। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।